हम एक ऐसा गांव देखते हैं जहां पर सारा काम महिलाएं करती थीं, जबकि पुरुषों का काम सिर्फ महिलाओं को खुश करना था। यहाँ पर हम एक ऐसे लड़के को देखते हैं जिसका छोटा चेतन काम नहीं करता था, जिसके कारण पूरे गांव में उसका मजाक बनाया जाता था। एक दिन जंगल में जाते समय उसे एक वरदान मिलता है और एक जादुई पानी पीने के कारण उसका छोटा चेतन एक भयानक एनाकोंडा बन जाता है। जब गांव की महिलाओं को उसके शक्तिशाली हथियार के बारे में पता चलता है तो क्या होता है, यही हम इस वीडियो में देखेंगे। इस गांव की महिलाएं खेती भी करती थीं, जबकि इस गांव के पुरुषों का काम सिर्फ एक ही था और वो था यहाँ की महिलाओं की शारीरिक इच्छाओं को पूरा करना। इस गाँव की महिलाएं अपने पुरुषों से रात भर मेहनत करवाती थी, लेकिन फिर भी उनकी भूख खत्म नहीं होती थी। रात भर मेहनत करके यहाँ के लोगों की हालत खराब हो गई थी। एक दिन पास के गांव के कुछ उपद्रवी लड़के यहाँ आए और वे ढाबे में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी इन उपद्रवी लड़कों ने मून नाम के एक आदमी को देखा, जो देखने में एक सीधा साधा आदमी लग रहा था। उपद्रवी लड़कों का सरदार उसके पास गया और कुछ ही देर में उसने मून पर हमला कर दिया। मून अब बहुत गुस्से में था। यहाँ मौजूद सभी महिलाएं मान की बहादुरी को देखती हैं और मून को देखने के बाद सभी वह सब करने का सोचने लगती हैं। सभी सोचती हैं कि मून जितनी बहादुरी से लड़ता है और उतनी तेजी से टांग भी होगा। तभी यहाँ एक दादी आती हैं और वह इन लोगों से कहती हैं कि आप लोग अपने दिल में उसके बारे में न सोचें, क्योंकि वह लड़ने में अच्छा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह खुदाई करने में भी अच्छा होगा। और उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। मून भी सब कुछ देख रहा था, लेकिन वह यहाँ चुप रहा। अब हम ममुन के बड़े भाई कुन को देखते हैं। कुन देखने में बहुत सुंदर और बलवान था। इस गांव की सभी महिलाएं उसकी दीवानी थीं और सभी उसे बहुत पसंद करती थीं। कुन जब भी नदी में नहाने जाता तो सभी लोग उसे छुप छुप कर देखते थे, जबकि जब भी मून कहीं जाता था तो सभी लोग उसके बड़े भाई की तारीफ करते थे, जबकि मून का छोटा भाई चेतन हमेशा सोया रहता था। इस बात से मून को बहुत गुस्सा आता है और वह लगभग पागल हो जाता है और शराब पीकर बहुत हंगामा मचाता है। इसके बाद उसका बड़ा भाई कुन यहाँ आता है और उसे बोरी की तरह कंधों पर उठाकर यहाँ से ले जाता है। रास्ते में उन्हें किम नाम की एक लड़की मिलती है, जो नदी के पुल पर डांस कर रही होती है। जब कुन उसे डांस करते हुए देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है, जिसके कारण उसका संतुलन बिगड़ जाता है और दोनों नदी में गिर जाते हैं। पानी में गिरने के कारण दोनों भीग जाते हैं। उनका गाँव यहाँ से काफी दूर था, इसलिए उन्होंने नदी के किनारे आग जलाई और अपने कपड़े सुखाने लगे। दोनों आग के सामने बैठे थे, लेकिन एक दूसरे से बहुत कम बात कर रहे थे, जैसे कि उनकी आपस में बनती ही नहीं हो। लेकिन ये लोग पहले ऐसे नहीं थे। दरअसल बात 4 साल पहले की है, जब ये दोनों भाई एक मेले में चावल बेच रहे थे। तभी अचानक मून की पैंट में आग लग गई और उसका छोटा बेटा जलने वाला था। जब कुन अपने भाई की पैंट में आग लगी देखता है तो बिना कुछ सोचे समझे अपने भाई को आग में जलने से बचाने के लिए उसके पेट पर लात मार देता है और वो अपने भाई के छोटे बेटे को बुरी तरह कुचल देता है। और यहीं से आग के साथ साथ मून का भी सब कुछ बुझ जाता है। और यही वजह थी कि मून खून से बात नहीं की। यह कहानी फिर वर्तमान समय में आती है। एक दिन इस गाँव के कुछ लड़के बैठकर किम की खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं। इनमें से एक लड़का कहता है किम हर रात नहाने के लिए झील पर जाती है। यह सुनकर दूसरा लड़का कहता है चलो आज उसे देखने चलते हैं। मून भी पास में बैठा सब कुछ सुन रहा था। रात के समय सभी लोग नहाने के लिए झील पर पहुंचते हैं। उनके साथ मून भी आया था। मून को यहाँ देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वे सभी मून का मजाक उड़ा रहे थे कि तभी वहाँ किम भी आ जाती है। किम को यहाँ देखकर सभी लोग उत्तेजित हो जाते हैं और वे बस किम के भीगे बदन को देखते रहते हैं। तभी किम इन लोगों से कहती है कि मेरा जूता मेरे पैर से फिसल गया है, क्या तुम लोग उसे वापस लाओगे? यह सुनकर सभी लोग उसका जूता लाने जाते हैं और यह लोग झगड़ने लगते हैं। इसके बाद हम अगले दिन किम को देखते हैं, जो भी अपने घर से बाहर निकली हुई है। उसे घर के बाहर मिठाई का एक डिब्बा मिलता है। वह मिठाई मून ने वहाँ रखी थी। किम को भी इस बारे में पता चल जाता है। उसे अब पता चल चुका था कि मून उसे पसंद करता है और मून की दी हुई मिठाई बड़े अच्छे से खाती है। उसके बाद नहाने जाती है। तभी एक लड़की की नजर इन लोगों पर पड़ती है, जो किम को नहाते हुए देख रहे थे। यह देख यहाँ की सभी लड़कियाँ किम को पीटना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि किम जानबूझकर सभी लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसकी वजह से इस गाँव के लड़के उस पर ध्यान नहीं देते। तभी यहाँ कुन आता है और वह कुन को इन लड़कियों से बचाता है और उसे यहाँ से दूर ले जाता है। कुन बहुत मजबूत और शक्तिशाली था, इसलिए वे लड़के भी कुन को यहाँ देखकर भाग जाते हैं। उसी रात जब कुन अपने छोटे भाई मून से मिलता है तो वह उसे बताता है कि वह जल्द ही शादी करने वाला है। मून अपने भाई को बधाई देता है और पूछता है कि वो लड़की कौन है। फिर वो किम को अपने घर के अंदर आने के लिए कहता है। उस लड़की को अंदर आता देख मून का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि किम थी। किम को अपने भाई के साथ देखकर मून काफी दुखी हो जाता है। इसके बाद वो देवदास बनकर अकेले ही जंगल में आता है। जंगल में आकर उसकी नजर एक जाल पर पड़ती है। उस जाल में एक बाबा फंसा हुआ था। मून जल्दी से उस बाबा को जाल से बाहर निकालता है। मून के इस काम से बूढ़ा बाबा काफी खुश होता है और वो उससे कोई भी वरदान मांगने को कहता है। बाबा कहता है कि तुम जो भी मांगोगे मैं वादा करता हूँ कि वो पूरा करूंगा। फिर मून बैठे बैठे ही बाबा को अपनी पूरी कहानी बताता है। ये सुनकर बाबा उसे एक जगह का पता बताते हैं और कहते हैं कि खंभे के नीचे एक जादुई बोतल में पानी है। तुम उस पानी की कुछ बूंदे पी लो, लेकिन ज्यादा नहीं, बस कुछ बूंदे। कुछ देर बाद मून उस खंभे के नीचे पहुंच चुका था। इसके बाद वो उस जादुई बोतल को उठा लेता है। वह उस जादुई पानी को एक घूंट में पीने के बजाय उसे कई घूंट में पीता है और एक ही सांस में पूरी बोतल खाली कर देता है। अगली सुबह जब वह अपने गांव लौटता है तो उसे पता चलता है कि गांव के सभी पुरुष युद्ध पर गए हैं। उस जादुई पानी को पीने के कारण मून का छोटा चेतन अब एनाकोंडा बन चुका था। जब वह पेशाब करने जाता है तो उसके पेशाब की धार से पूरे गांव में हलचल मच जाती है। कुछ ही देर में यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है। जो महिलाएं पहले मून का मजाक उड़ाती थीं, अब उसे लालच भरी नजरों से देखने लगती हैं। ये सभी लोग अब सिर्फ मून के बारे में ही बात किया करते थे, क्योंकि उन सभी के पति युद्ध पर जा चुके थे और गाँव में ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें शारीरिक संतुष्टि दे सके। मून यह सब देखकर बहुत खुश होता था, लेकिन फिर भी वह खुद पर काबू रखता है।
एक दिन शो नाम की एक महिला मून के पास आती है और उसे बहकाने की कोशिश करती है। शो की हरकतें देखकर मून भी अपना आपा खो देता है। मून सो के साथ सोया और इतनी बुरी तरह मारपीट की कि उसकी नाक से खून निकलने लगा। इसके बाद सभी सू के पास जाती हैं और वो सू से ये सब पूछती है। तब सू उनसे कहती है कि आप लोग बस ये समझ लीजिए कि मेरे पिछले हिस्से को ठीक होने में कम से कम 2 महीने तो लगेंगे ही। सू की ये बातें सुनकर सभी औरतें दंग रह जाती हैं। अब सभी औरतें मून के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़ी हो जाती हैं और सभी अपनी बारी का इंतजार करती हैं। मून जनहित में अपनी सेवा जारी रखता है। मून के बारे में इस गाँव की सभी औरतों को पता चल चुका था। धीरे धीरे इस राज्य की राजकुमारी को भी मून के बारे में पता चल जाता है। अब वो भी मून के पास जाती है और के आदेश पर मून को पकड़कर महल में लाया जाता है। यहाँ के राजा मून से कहते हैं कि तुम्हें हमारे दुश्मन राजा से युद्ध करना होगा। अगर तुम ये युद्ध जीत गए तो मैं तुम्हारे भाई को युद्ध से वापस बुला लूंगा। राजा की बात मानकर अगले ही दिन मान प्रतियोगिता स्थल पर जाता है। यह मुकाबला काफी अलग था। यहाँ मून और उसके दुश्मन को अपने हथियारों से बंधे वजन उठाने थे। जो सबसे ज्यादा वजन उठा पाता वो जीत जाता। यहाँ उसका विरोधी अपने हथियार से करीब 30 किलो का वजन उठा लेता है। ये देख राजकुमारी और राजा काफी चिंतित हो जाते हैं और बारी मून की थी, लेकिन इस समय मून का छोटा चेतन सो रहा होता है और राजकुमार को ये बात पता थी। इसलिए वो छोटे चेतन को जगाने के लिए एक केला पकड़ती है और उस केले को ऐसे चाटती है जैसे वो केला नहीं बल्कि मून का अंडा हो। ये देख मून के पूरे शरीर में बिजली दौड़ जाती है और कुछ ही देर में वो अपने हथियार से पूरा 120 किलो वजन उठा लेता है। मून के इस कारनामे से सभी काफी खुश हुए। उसे महल में खाने के लिए बुलाया जाता है। खाने के दौरान यहाँ सेनापति आता है और वो राजा से कहता है कि कुन युद्ध में मारा गया है, लेकिन हमें उसका शव नहीं मिला। दूसरी तरफ उसे बहुत तेज बुखार था और उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा था। तभी एक डॉक्टर यहाँ आता है और मून से कहता है कि तुम्हें अपने शरीर की गर्मी मून को देनी होगी, तभी वह बच सकता है। मून ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन कुन को ठीक करने के लिए वह रोता है और किम से लड़ता है। डॉक्टर का कहना बिल्कुल सही था। मून के ऐसा करने से कुन पूरी तरह ठीक हो जाता है। मून उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और वो हमेशा किम के साथ ही रहता था, जिसकी वजह से गांव की सभी औरतें बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि किम की वजह से वो औरतें मून के साथ एंजॉय नहीं कर पाती थी। कुछ दिनों बाद गांव की सभी औरतें एक साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं और फिर उनके पति भी युद्ध से वापस आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद सभी मर्दों को पता चलता है कि मून ने उन सभी के साथ करके उन्हें प्रेग्नेंट कर दिया है। ये जानकर ये सभी लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो मून को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं दादी जो मून को सब कुछ बताने के लिए मून के घर की तरफ भाग रही है, लेकिन रास्ते में उसे कुन दिखाई देता है जो बहुत घायल था और वो अपने घर की तरफ जा रहा था। किन को देखने के बाद दादी म्यून के पास भागती है और वो यहाँ आकर म्यून को सब कुछ बताती है। कुछ देर बाद क्योन भी घायल हालत में यहाँ पहुँचता है, लेकिन उसके आने से पहले म्यून किम को लेकर यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि म्यून ने किम के साथ संबंध बना लिए थे, इसलिए वो अब अपने भाई की आंखों में नहीं देख पा रहा था। किम भी अब प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। म्यून इन सब बातों से बहुत परेशान था, इसलिए वो अब खुद को गांव वालों के हवाले कर देता है। ये लोग बहुत गुस्से में थे, इसलिए सब मिलकर म्यून को एक जंगली भालू के हवाले कर देते हैं। दूसरी तरफ जब कुन को मून के बारे में पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, तो वो इस बात से बहुत खुश होता है। इसके बाद इस मूवी में हम 5 साल बाद का समय देखते हैं। यहाँ हम उन सभी बच्चों को देखते हैं जिनके पिता म्यून थे। मून के बच्चे होने के कारण इनका पिचकारी एक सुपर पावर है और ये बकवास मूवी यहीं पर खत्म होती है।